जयराम जी की शुरुआत करते हैं क्लास 10th हिंदी रिवीजन टेस्ट पेपर। तो देखिए अपने पास जो पेपर है इसका पहला क्वेश्चन आप लोग अपने अपने पेपर निकाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग है। यहाँ बात कर रहा है जो सूर सागर है इसके रचनाकार कौन है, सूरदास हैं। तो जब सूर सागर में ही बहुत सारे प्रसंग है उनमें से जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है वो कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला दिया गया है भ्रमर गीत, दूसरा है भ्रमर सार, तीसरा है भ्रमर राग और चौथा है भ्रमर गीता। तो इसका सही आंसर है भ्रमर गीता। चलिए दूसरा आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन है परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक। तो ये आपका गद्य खंड का पाठ तीसरा है जिसका नाम क्या है, परंपरा बनाम आधुनिकता। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं यहाँ आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है हरिशंकर परसाई। तो आप लोगों को पता है कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं इन्होंने आपकी हिंदी है इसमें इन्होंने जो पाठ लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब। और दूसरे जो है प्रेमचंद, तो प्रेमचंद ने परीक्षा नामक कहानी लिखी है। और तीसरे नंबर आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने ही लिखा है परंपरा बनाम आधुनिकता। क्लियर है, तो ये वाला इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर है। अगला आ जाता है चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है। तो यहाँ चार ऑप्शन आपको दिए हैं, यानी ये जो है सहायक वाचन का आपका क्वेश्चन है। पहला ही पाठ है इसमें उत्तराखंड वाला, वहां पर माई की बगिया से रिलेटेड ये बहुत सारे हैं, गुलाब का वाली के फूल खिले थे ऐसा कुछ करके है अपना। तो ये नर्मदा का उद्गम स्थल, तो सबको जानते हैं कि नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक। क्योंकि नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। हम मध्य प्रदेश में रह करके अगर नर्मदा के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे। चलिए इसके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा अमरकंटक और चौथा उज्जैन। ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबसे आता है तो अमरकंटक लगा दीजिए। चौथा यहाँ पर दिया गया है देवकी पुत्र में समास है। तो देवकी पुत्र यहां दिया गया है आपका देवकी पुत्र, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा देवकी का पुत्र, देवकी का पुत्र। ठीक है, तो देवकी का पुत्र है। तो इसके बाद इस तरीके का होता है, तो इसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। कौन सा, तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष के अगर अंदर अपन चले जाएं तो कारक वाले चिन्ह जो होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान संप्रदान का, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन अपन को देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर तत्पुरुष ही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर यानी जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, देवकी पुत्र का तत्पुरुष समास। चलिए आगे बात करते हैं, पांचवा है, इसमें कह रहा है अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव सबको याद है। अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पर जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है रति, दूसरा है विस्मय, तीसरा है उत्साह और चौथा है निर्वेद। तो जो रति है ये श्रृंगार का है, ये हो नहीं सकता। इसके बाद जो विस्मय है, विस्मय ही इसका क्या है, सही आंसर है। अद्भुत का क्या होता है, विस्मय होता है कि नहीं, आश्चर्य भी होता है। अगर विस्मय ना होता तो हम क्या लगा देते, वहां पर आश्चर्य भी होता तो लगा देते। उत्साह है जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये क्या है, उत्साह होता है वीर का और निर्वेद होता है शांत का, यानी सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विस्मय। चलिए थे अपने हमारे कौन से सही विकल्प। अब आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहली पंक्ति दी गई है चतेरे चितेरे क्रूर। चतेरे चितेरे क्रूर पंक्ति कवि द्वारा लिखित है, यानी ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी है। इसमें हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये है सूरदास और दूसरा है बिहारी। तो अपन को पता है कि जो बिहारी है इन्होंने नीति काव्य का चैप्टर लिखा है आपकी बुक में, ये बिहारी तो हो नहीं सकते हैं। और यहाँ पर कृष्ण से संबंधित जो बातें हैं वो सूरदास ने लिखी थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट है अपना सेकंड नंबर, ये कह रहा है आधुनिकता खालिस्तान का विरोध करती है। तो अभी जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आधुनिकता जो है वो परंपरा बनाम आधुनिकता वाला चैप्टर है। तो आधुनिकता हमेशा संप्रदाय का विरोध करती है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा संप्रदाय, बिल्कुल ये है संप्रदाय और दूसरा है परंपरा। तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, संप्रदाय आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या बताई गई है। ये आपके तीसरे चैप्टर से बिलोंग करता है, सहायक वाचन के।
जिसमें इसके बारे में दिया गया है, शल्य उपकरण के बारे में, सुश्रोत वगैरह, ये इन्होंने कौन कौन से आविष्कार की, मतलब क्या क्या किया बताया था, इसमें बताया जाता है। 500 वर्ष पूर्व, आज से जब हमारे मतलब अन्य लोग कुछ नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ पर सुश्रोत ने ये बता दिया, वो बता दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो शल्य यंत्रों की संख्या बताई गई है, तो ये बताई गई है 101। क्लियर? यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, 101 और 501, तो क्या लगाएंगे सही? 101। नेक्स्ट है अपना चौथा वाला, अर्थ के आधार पर वाक्य के खाली स्थान भेद है। यानी आपको जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तब आपको बताया था, एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। इस तरीके से परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में 8 दिया गया है, बिल्कुल लगा दीजिए। पढ़ाते समय हमने आपसे बताया था कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि रचना को अगर काउंट करें तो कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 3। अर्थात रचना के आधार पर ये जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और अर्थ जो पहला अक्षर है आ, और यहाँ पर एक और दूसरा है आठ। यही जाकर के हमने छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको, कंफ्यूज होना नहीं है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8। और रचना के आधार पर अगर आ जाए तो ये क्या होता है? 3। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है हमारा, तो यहाँ है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खाली स्थान कहलाता है। तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह कहलाता है हमारा आलंबन। क्लियर? तो ये था अपना खाली स्थान। उसके बाद आ जाते हैं निम्न, ये है अपना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। किसमें देना है? एक वाक्य में। तो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? तो अपन ने कबीर की साखियां वगैरह ये पढ़ी, गिरधर की कुंडलियों में है आपके में, उसमें है जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मूल करो तलवार से पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि का मान किसने रखा? तो ये इसका आंसर है मातृभूमि का मान रखा है वीर सहने। किसने रखा है? वीर सहने। नेक्स्ट है हमारा शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है? तो शल्य चिकित्सा के जो प्रवर्तक हैं वो है सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत। ये फिर आ जाते हैं अगला, उपासना करने वाला कहलाता है। तो उपासना करने वाला कहलाता है उपासक। क्या कहलाता है? उपासक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको पांचवा नंबर, रस के कितने अंग हैं? तो शायद आप लोगों ने जब काव्य बोध पढ़ा है, अगर काव्य बोध के जो 7 या 8 पार्ट डले हैं आपके वीडियो यूट्यूब पर, अगर वो आप लोग पढ़ लें तो ये सभी चीजें हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिन बच्चों ने देखी है उन्हें पता चल गया होगा रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के अंग होते हैं 4। कितने अंग होते हैं? 4। तो ये हमारा क्या हो गया भैया? क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, यहाँ थोड़ा सा मैचिंग वगैरह है, यानी सही जोड़ियां। तो मैचिंग में पहला वाला दिया गया है यहाँ, बादल को घिरते देखा। दूसरा, गेहूं और गुलाब। ठीक है। और इस साइड हमें दिया गया है राम वृक्ष बैनीपुरी, और दूसरा नागार्जुन। इधर इसके बाद अपना पेपर क्या कर ले, थोड़ा सा पलट लें। आए तीसरा है लोक संस्कृति की स्मृति रेखा। ये लिखा है नर्मदा, और इसके सामने लिखा है अलंकार। इसके बाद चौथा वाला हमें दिया गया है करुण रस, और पांचवा दिया गया है वक्रोक्ति। ये इसके करुण रस के सामने लिखा है यात्रा वृतांत, और ये लिखा शोक। एक चीज आपके लिए बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर 5 के 5 ही दिए गए हैं। जब वार्षिक के पेपर का एग्जाम दोगे आप, यानी पेपर में बैठोगे, तब आपको यहाँ पर हो सकता है 6 या 7 दे दे। चलिए देखें, बादल को घिरते देखा है। तो ये बादल को घिरते देखा है कि रचनाकार कौन है भैया? नागार्जुन। जिसमें पहली पंक्ति है अमल धवल गिरी के शिखरों पर, ये वाला तुंग हिमालय के शिखरों पर।
लास्ट में बार बार बोला जाता है बादल को घेरते देखा है। तो बादल को घेरते देखा है तो किसने देखा है? नागार्जुन ने। इसको आप याद भी कर सकते हैं, बादल को नागार्जुन ने घेरते देखा है। गेहूं और गुलाब, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गेहूं और गुलाब जो है ये क्या है? रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखा एक निबंध है। तो ये जाकर के इसका हो जाएगा दूसरा, रामवृक्ष बैनीपुरी। आ जाते हैं लोक संस्कृति की स्मृति रेखा। अब बचे अपने पास 3 चीजें। तो ये हमारा अलंकार हो नहीं सकता, शोक हो नहीं सकता। अब बचा क्या? यात्रा वृतांत। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर, यात्रा वृतांत। नर्मदा जो है यात्रा के बारे में यहाँ बताया गया है, लिखा है। आप लोग जब पढ़ते हैं तो चैप्टर के वहां पर जो पहला वाला पेज रहता है ना, विषय सूची, वहां लिखा है यात्रा वृतांत। करुण, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, हमें बिल्कुल पता है। और ये वक्रोक्ति क्या है? अलंकार। हमने आपको बताया था वीडियो में कि 10वीं वालों को केवल 3 अलंकार पढ़ने हैं। कौन कौन से? वक्रोक्ति, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति। तो ये थी हमारी मैचिंग। और इसके बाद अपना ये टोटल जो था 4 ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 क्वेश्चन, ये जो बाकी बचे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन जो ग्रामर वाले क्वेश्चन यानी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है वो अभी कराए जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11वें का ये पहला कह रहा है यहाँ पर, देखिए कि हमें निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। जैसा जैसा कहा जा रहा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है? बदलना है। तो देखो पहला वाला है, मोहन राजगढ़ में रहता है। कहाँ रहता है? मोहन राजगढ़ में रहता है। इसको बदलना किस तरीके से है? जैसा वो कहेगा वैसे हम बदल देंगे। तो ये कह रहा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि यहाँ पर नहीं लग जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे ये दिया है हमारा, मोहन राजगढ़ में रहता है, ये अब इसे हमें बनाना है निषेधात्मक। तो मोहन राजगढ़ में नहीं रहता है, यहां बीच में क्या लगा देंगे? नहीं। समझ में आया? ये तो ये हो गया नहीं रहता, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी का दूसरा है, मीरा सुंदर है। मीरा सुंदर है और उसके बाद विस्मयादि सूचक वाक्य लगा, मतलब क्या बनाना है? विस्मयादि सूचक, मतलब विस्मय हो जाए। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे? अरे, और लगा देंगे, ये है विस्मयादि सूचक चिन्ह हमारा, ठीक है। और अरे इसमें क्या लगा? मीरा सुंदर है, तो अरे मीरा कितनी सुंदर है, मतलब उसका अर्थ भी ना बदले, अरे मीरा कितनी सुंदर है। समझ में आ गया? तो ये था। और अगर इसको नहीं करना है तो नेक्स्ट इसका अथवा जो दिया गया है, द्वंद्व समास को उदाहरण सहित समझाइए। जिन बच्चों को अथवा वाला लिखना हो तो द्वंद्व समास तो जानते हैं, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। देखो आप लोग लिख सकते हो परिभाषा द्वंद्व समास की, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वह समास जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके उसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन में उदाहरण सहित बताना है। तो उदाहरण में हो जाएगा इसका माता पिता, क्या हो जाएगा? माता पिता। और इसका जो विग्रह अगर आप करोगे तो ये होगा हमारा माता और पिता, ठीक है। और इसके बाद अगर आ जाते हैं, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन अपन को क्या करना है? एक ही लिखना। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो ये वक्रोक्ति अलंकार है और ये रस की परिभाषा, इसके अथवा में तो इन दोनों में देखा जाए तो रस की परिभाषा हमें ज्यादा सिंपल लग रही है आप लोगों के हिसाब से। तो इसका अथवा देखो वक्रोक्ति अलंकार भी अपन बता सकते हैं। इधर देखा, लेकिन रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय वक्ता या श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और उसके प्रकार, तो रस के प्रकार भी क्या है? अपन को पता है कि रस के 10 प्रकार होते हैं, पहले 9 थे फिर 10 हो गए, अभी 11वें की भी बात चल रही है। तो एक काम करना, जिसको भी ये लिखना हो तो लगभग सबसे बन जाते हैं। और अगर फिर भी नहीं आते हैं किसी से तो वो अब जाकर के काव्यबोध के, इसके काव्यबोध का पार्ट शायद 3रा या 4था, हाँ याद नहीं है था, तो पार्ट या तो 3 देख ले, या 3 या 4 में है। ये रस के बारे में पूरा डिटेल से, तो अभी वहां पे जाकर के
देख लेना और लिख लेना, ठीक है। क्योंकि नाम बताते बताते अपन को क्या हो जाएगा, हा से शुरुआत से बताना, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, क्रोध, बीभत्स, अद्भुत, बहुत सारे, विस्मय, अद्भुत का तो स्थायी भाव हो जाता है विस्मय, ठीक है, शांत और भयानक, इस तरीके, वात्सल्य, ये रसों के नाम अपन को बताना, उनके स्थायी भाव, तो वहां पे जाकर के वीडियो में आप लोगों को क्या कर लेना, देख लेना, अन्यथा कहीं से लिख लेना, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये 13वां नंबर को छोड़ते हुए 14वां नंबर। यहाँ देखो, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। ये भी हमारा व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका क्या करना है, समास को विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो पहला दिया गया है, पहला देखो, इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, सॉरी मैथ से थोड़ा सा दिक्कत उसी तरीके से थे, तो मैथ में फ्लो में वो हल लिख गया। देखते हैं, पहला दिया गया है भरसक। तो एक काम करना है आप लोग, ऐसे करके कॉलम बना लेना, एक तो ये शब्द और इसमें क्या करना था क्वेश्चन में हमारा विग्रह भी करना है। तो यहां लिख देंगे अपन विग्रह और उसके बाद यहां लिख देंगे नाम, ठीक है, इस तरीके से बना लेना। और ये पहला वाला शब्द जो हो जाएगा, पहला शब्द हमारा क्या है, भरसक, भरसक। तो भरसक का जो विग्रह हो जाएगा वो देखिए, भरसक यानी ये हो जाएगा शक्ति भर, और शक्ति भर है, इसका जो समास है तो समास का नाम हो जाएगा अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है दूसरा बाल लीला। क्या है, बाल लीला। तो बाल लीला का अगर हम विग्रह करें तो ये बनेगा बालक की लीला, ठीक है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा हमारा, बालक की लीला। और इसमें समास कौन सा है, तो समास है इसमें तत्पुरुष। फिर है चिंता मुक्त, इसी का तीसरा चिंता मुक्त। चिंता मुक्त का मतलब हो जाएगा, इसका जो विग्रह होगा वो हो जाएगा चिंता से मुक्त। और चिंता से मुक्त यानी इसका भी क्या है, तत्पुरुष समास। इस चिन्ह का मतलब यही चीज यहाँ पर है, लेकिन आप लोग नहीं लिखना, ऐसे है लिख लेना तत्पुरुष। चलिए हो गया। हाँ, अगर अथवा वाले भी आप किसी को ये नहीं करना है, किसी बच्चे को अथवा वाला क्वेश्चन उसने लिख लिया है तो अथवा वाला भी लिख सकता है। पहला है, इसमें लगा निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है, यानी पूरा शब्द दिया उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है। तो पहला है तन के भाव, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो देखो अथवा वाला, ये तन जो लिखा है आप लोग सही कर लेना, उसको मन कर लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा मन के भाव। तो मन के भाव जो है ये कहलाता है मनोभाव। क्या कहलाता है, मनोभाव। और दूसरा है निरंतर चलने वाला, ये तो हमने आप लोगों को पेपर में भी दिया था, टेस्ट पेपर में, निरंतर चलने वाला ये कहलाता है गतिशील। निरंतर चलने वाला क्या कहलाता है, गतिशील। और लास्ट वाला है महिमा से पूर्ण, ये बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा, महिमा से पूर्ण, ठीक है। हाँ, इतना याद रखना, अगर कोई बच्चे ये वाले कर लिया तो ये नहीं करना चाहे तो कम से कम देख तो ले और लिख सकते हैं जो नहीं बनता है। तो महिमा से जो पूर्ण होगा ये हो जाएगा हमारा महिमा मंडित। क्या हो जाएगा, महिमा मंडित। तो बात समझ में आ गई है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14वां। अब इसके बाद अपन को कोई भी ग्रामर वाला वैसे क्वेश्चन नहीं बचा है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्या करूंगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, जो क्वेश्चन आंसर वाले हैं, वो क्या करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब करें। आपको पूरी टोटल क्या करा दी जाएंगी, वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगे। लास्ट में जनवरी से आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के, वो क्या कराए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। जय राम जी की।